चलिए, तो अब आप सभी को पता है कि अब सबकी साइंस की क्लास शुरू हो गई है, हमारी साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और सब साथ साथ में हमारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करते रहना, ठीक है। मतलब कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करते रहना कि भाई मैडम इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारा ऐसा कौन सा जीव है जो कि त्वचा से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन त्वचा से कौन कौन सा करते हैं? मनुष्य, हम त्वचा से तो करते नहीं है, नाक से करते हैं, है ना। बर्ड भी नहीं है, वेल भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं है। फ्रॉग है, मेंढक है, जो कि त्वचा से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। उसके अलावा कछुआ है, कछुआ है जो कि हमारे जो स्किन होती है उससे रेस्पिरेशन करता है। बाकी बात की जाए, मेंढक है, मेंढक हो गया, और हमारी मछली है, मछली भी त्वचा से ही करती है रेस्पिरेशन। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक है। जे थॉमसन, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या ग्रीगर मेंडल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे हमारे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हमारी कौन सी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को बताने वाले कौन से इंसान हैं? हमारे चार्ल्स डार्विन। क्यों? देखो, जे थॉमसन का जो हमारा रोल आता है साइंस के अंदर, वो आता है इलेक्ट्रॉन की खोज करने का। उसके अलावा और कुछ नहीं है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी है। उसके अलावा हमारे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और हमारे चैडविक का कोई रोल नहीं आता, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था सेल की खोज, कोशिका की खोज की रही है रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के अंदर जो केंद्र होता है, कोशिका का, सेल का जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्र, उसकी खोज किसने करी है? वो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, ब्राउन ने। वेरी गुड। अगला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 6 है, 8 है, 17 है या 11 है? तो 11 बच्चे हमारे सोडियम का है। किसका है? सोडियम का है। 17 है क्लोरीन का, ठीक है। किसका है? क्लोरीन का। 6 किसका है? कार्बन का है ना। और 8 है हमारे ऑक्सीजन का। तो सही आंसर क्या हो गया? बी, 8। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वेरी गुड, ब्राउन, वेरी गुड। विच कार्बन इज यूज टू मेक पेंसिल्स? पेंसिल्स बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, सल्फर या कैल्शियम? तो बच्चे ये एक ऐसा हिंट देती हूँ मैं, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन का एलोट्रोप कहा जाता है। यानी कि कार्बन का ही से बेसिकली ये मान लो कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो जो कार्बन का एक एलोट्रोप है यानी कि कार्बन के ही एक कई सारे कार्बन से मिला हुआ एक ऐसा मटेरियल है, तो वो उसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो बता देती हूँ कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप का मतलब होता है एलोट्रोप का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि 2-4 कार्बन ऐसे इकट्ठे हो गए और फिर कोई ना कोई फॉर्म बना दे जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बनी हुई है, ठीक है। तो कौन है? एक तो हो गया ग्रेफाइट, ठीक है, पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। डायमंड है, वो भी ही कार्बन से ही बना हुआ है। सारा का सारा डायमंड में और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कार्बन ही मिलता है। और एक आखिरी है बक मिनिस्टर फ्लोरीन।
बकमिनिस्टर फ्लोरीन क्या है? जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बीइंग नेशनलिस्ट, अरे वाह अतुल, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो सब लोगों को नमस्ते, और जो बच्चे हमें सबसे पहली बार देख रहे हैं और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक हमारी क्लास की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। और क्लास को तो लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर दो। इतनी देर होगी, लाइक तो बहुत कम आए हमारे पास। 11 बच्चे लाइव है और लाइक देख लो 8 ही है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम? एक एटम के इनमें से क्या परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता? तो देखो मैं एक परमाणु का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, उसके बारे में जो पूछी जाती है बातें वो सारी चीज़ बता देती हूँ, ठीक है? देखो एक परमाणु कैसा होता है? परमाणु ना एक छोटा सा, देखो एक सिंपल सा परमाणु लिया जाए, देखो ये हमारा मान लो बड़ा सा परमाणु है, ठीक है? एक परमाणु का केंद्र होता है न्यूक्लियस, ठीक है? केंद्र, ये जो केंद्र है, केंद्र, ये केंद्र की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है? फोर्ड ने, रदरफोर्ड ने केंद्र की खोज करी थी, जिसके अंदर हमें रदरफोर्ड ने बताया था कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन की खोज अगेन किसने करी है? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया है कि हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने, चैडविक ने, ठीक है? और आखिरी बचा इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन देखो ऑर्बिट के अंदर ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं, ठीक है? इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके आसपास, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, ये करी है जे थॉमसन ने, ठीक है? जे थॉमसन ने। और ये एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, जिसे कक्षक कहते हैं शायद, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है? ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर है। और बात की जाए कि परमाणु के नाभि में क्या नहीं पाया जाता? नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली अभी अभी मैंने फोटो से स्ट्रक्चर से बता दिया, क्या नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है? रदरफोर्ड, चैडविक, वेरी गुड, वेरी गुड। अतुल जी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द ओल्ड एज स्टडीज? जेरेंटोलॉजी, राइनोटोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी या फिर गायनोलॉजी? सो गायनोलॉजी हम पढ़ते हैं, बेसिकली गायना मतलब, गायना जो वर्ड है वो विमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विमेन से रिलेटेड जो उनके अंग है और उनकी मतलब जो बेसिकली जो गायनोकोलॉजी सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? तो विमेन से रिलेटेड जो हम स्टडीज़ करते हैं, ठीक है? तो वो क्या होती है? गायनोकोलॉजी, विमेन। ओल्ड एज की जो होती है, मतलब बूढ़े लोगों की से रिलेटेड जो उनकी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो जेरेंटोलॉजी होती है, यानी कि ओल्ड एज, ठीक है? अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन विच ऑर्गेन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अलम किस अंग में स्वर्सित होता है? आंत, यंत्रिक, आमाशय, पेट यानी कि स्टमक, ठीक है? और अग्राशय। तो बेसिकली हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेट के अंदर कौन सा अलम पाया जाता है? तो कौन सा अलम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है? स्टमक यानी कि पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरीज?
निम्नलिखित अलमों में से किस अलम का उपयोग कार बैटरीज में किया जाता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फर्मिक एसिड? तो आंसर है बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? देखो या तो एक होती है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में आपकी जो फिजिकल है, जैसे कि तापमान है, वॉल्यूम हो गया, और जो हो गया साइज हो गया, शेप हो गया, ये सब चीज़ें बदलती हैं। मतलब जो बेसिक उसके अंदर केमिकल है वो चेंज नहीं होता। लेकिन हमारा रासायनिक क्या है? रासायनिक है यानी कि उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, केमिकल्स है, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक कोल को जलाओगे तो कोल में से कई सारी गैस निकलेगी, तो कोल के अंदर के जो केमिकल्स है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। गैस निकलेगी तो वो गैस अलग होएगी, तो वो कोल चेंज हो गया। खाने का डाइजेशन, खाने को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तब भी रासायनिक, कई सारी रासायनिक चीज़ों से होकर गुजरती है, रासायनिक प्रोसेसेस से होकर गुजरती है, तो वो भी फर्क पड़ता है। पेपर का जलना, कागज के जलने से क्या फर्क पड़ता है? कागज के जलने से ये फर्क पड़ता है कि एक तो सिंपल हो गया कागज, अगर तुम कागज को काट रहे हो, फाड़ फूड़ रहे हो, तो उसका जो बेसिक अंदर का मटेरियल है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे तुम कागज को जलाओगे तो उसके अंदर से, गुड इवनिंग राहुल, राहुल वेरी गुड, चलो, तो उसके अंदर से हमारी जो बेसिक मटेरियल है कागज का वो चेंज हो जाएगा, वो जल जाएगा और वो काफ़ी सारी गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी को भाप में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, वो पानी का भी फॉर्मूला होता है, वो भाप का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, पानी के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अगला, when an object is taken from earth to the moon, तब क्या होता है? देखो जब किसी भी चीज़ को हम मून और अर्थ में, ये बेस क्या आया है, बेस मैं बता देती हूँ। हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि हमारा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मास। मास ना हर जगह सेम होता है, लेकिन ग्रेविटी फर्क पड़ती है। कितनी? धरती पे जितनी ग्रेविटी है उसके 1/6 छठा हिस्सा जो ग्रेविटी है वो कितनी, कहाँ पे होती है? मून पे होती है। यानी कि भार हर जगह सेम होएगा। तुम चंद्रमा में चले जाओ, तुम अर्थ पे रहो, भार दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बच्चे हमारे ग्रेविटी के अंदर। धरती पे ग्रेविटी ज़्यादा मिलेगी, मून पे ग्रेविटी कम मिलेगी। तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान एक द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। ठीक है, चलो अगला, द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अगला, विच इनमें से कौन सा जो सम्मिलित है, नहीं है, ठीक नहीं है। सो सही आंसर क्या है? मैनोमीटर, गैसों का दबाव, गैसों का दबाव होना चाहिए। ठीक है, ओके। बैरोमीटर, वायुमंडलिक दबाव, या फिर कार्डियोग्राफ, हृदय गति, या फिर सिस्मोग्राफ, नहीं ये नहीं है। सिस्मोग्राफ हमारे भूकंप कितना इफेक्ट आया है, एक भूकंप के इफेक्ट को जानने के लिए है। ठीक है, ये तो भूकंप से रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड। ठीक है, सिस्मोग्राफ। तो सही आंसर ये है। आखिरी आंसर, नहीं सेकंड लास्ट है, डेविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स बाय प्रिज्म इज मैक्सिमम। यानी कि एक प्रिज्म से, अगर देखो प्रिज्म क्या,
प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो, जब प्रिज्म से जब हमारी वाइट लाइट गुजरती है तो वो वाइट लाइट क्या करती है, हमारे प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को कई सारे कलर्स में चेंज कर देता है। जैसे कई बार हमारे जो साइंस लैब होती थी उसके अंदर प्रिज्म आता था, उसके अंदर प्रिज्म हमारे क्या काम आता था, कुछ नहीं, मज़े लेने के लिए काम आता था। हम ऐसे ही धरती वो सूरज के सामने रखते थे और सूरज से थोड़ी सी कलरफुल सी रोशनी निकलती थी। हमारा जो रेनबो बनता है वो भी एक प्रकार का प्रिज्म ही है, जो कि क्या करता है, हमारे जो सूरज से जो वाइट लाइट आती है उसको कई सारे रेनबो कलर्स में विबग्योर में चेंज कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है, सबसे ज़्यादा अधिकतम विचलन कहाँ पे होता है? पर्पल में, ऑरेंज में, रेड में या फिर ग्रीन में? तो देखो, पर्पल आ जाए या वॉयलेट आ जाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर्पल या वॉयलेट, इनमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और रेड में सबसे कम होता है, सबसे कम। रेड में सबसे कम विचलन होता है, यानी कि डेविएशन सबसे कम होता है। और पर्पल या वॉयलेट यानी कि ब्लू, मान लो कोई भी ब्लू सा आया ना, ठीक है, तो दोनों वही है कि उनमें से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन? तो बच्चे सही आंसर क्या है? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। और आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हमारा जो नॉन मेटल है जो कि सॉलिड भी है साथ में चमकता भी है, क्योंकि नॉन मेटल जो है चमकते नहीं है, पर इकलौता नॉन मेटल है जो कि चमकता है। तो चमकने वाला नॉन मेटल भी कौन सा है? चमकता है। तो चमकने वाला भी आयोडीन ही है, ठीक है, आयोडीन ही है। चलो, तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा हमसे पढ़ के। क्लास को लाइक करना और जितना हो सके अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।